Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. How are you? I hope you are fine. Today I am going to discuss 11th class physics chapter number 3, that is force and motion, and today I am going to discuss the Newton's second law of motion and third law of motion. In the previous lecture we have studied about the introduction of Newton's laws of motion and the first law of motion. So today lecture we are going to discuss Newton's laws of motion, that is second law of motion and third law of motion. So let's start from Newton's second law of motion. Here the statement of Newton's second law of motion is: this law states that the acceleration produced in an object by an applied force is directly proportional to the force and inversely proportional to the mass of the object. Students, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में हमें ये बताया गया है कि जो एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड होता है किसी बॉडी में ड्यू टू अप्लाइड फोर्स, किसी भी अप्लाइड फोर्स की वजह से किसी भी बॉडी में जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा वो ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उस फोर्स के, अप्लाइड फोर्स के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा उस बॉडी के मेस के। ठीक है, अब हम एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की। Let a force F produces an acceleration A in a body of mass m then। ठीक है, अगर हमारे पास एक फोर्स F है जो कि प्रोड्यूस कर रही है किसी बॉडी में एक्सेलरेशन A और उस बॉडी का मास m है, तो हम इसको न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन को मैथमेटिकल इस तरह एक्सप्रेस कर सकते हैं। हमने ये स्टडी किया स्टेटमेंट में कि एक्सेलरेशन जो प्रोड्यूस्ड होगा बॉडी में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा अप्लाइड फोर्स के, और जो एक्सेलरेशन उस बॉडी में प्रोड्यूस्ड होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा मेस ऑफ द बॉडी के। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके हम यूँ लिख सकते हैं ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एफ डिवाइडेड बाय एम, यानी कि जो एक्सेलरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है मेस के। और अगर f को हम इधर ही छोड़ें और m इधर आके यहाँ डिवाइड हो रहा है तो इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो f इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है। अगर हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को हटा देते हैं तो एक कांस्टेंट और एक इक्वलिटी की सिंबल लगा देते हैं, तो f इज़ इक्वल टू k, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, इनटू ma। ओके, where k is a constant of proportionality and in SI system its value is equal to unity। ठीक है, जो k है जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है उसकी जो वैल्यू है SI सिस्टम में वो 1 के बराबर है। ठीक है, तो जो f इज़ इक्वल टू km में था तो k की जगह 1 पुट किया तो f इज़ इक्वल टू m है, और ये हमारे पास रिक्वायर्ड इक्वेशन है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन की। ठीक है, अब हम न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट से स्टार्ट करते हैं। एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिटली डायरेक्टेड। ठीक है, ये इसकी स्टेटमेंट है शॉर्ट सी। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन, आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये फोर्सेस हैं। ठीक है, एक्शन और रिएक्शन ये फोर्सेस होती हैं जो कि पेयर में आकर होती हैं। ठीक है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ये दो ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल होती हैं लेकिन बट अपोजिटली डायरेक्टेड, यानी कि डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। ठीक है, अब इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि न्यूटन थर्ड लॉ क्या कह रहा है। In case of interaction between the two objects, each body will experience a force on itself equal to that which it exerts on the second object। ठीक है, जब हमारे पास इंटरेक्शन का फिनोमेना होता है, ठीक है, जब दो बॉडी आपस में इंटरेक्ट होती हैं तो दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगाती हैं। ठीक है, एक बॉडी नहीं लगा रही होती बल्कि दोनों एक दूसरे पर कुछ ना कुछ फोर्स लगा रही होती है। जो एक बॉडी दूसरे पर एग्जर्ट करती है फोर्स, तो सेम अमाउंट में उनकी मैग्नीट्यूड सेम होती है। जो दूसरी बॉडी होती है वो भी पहली बॉडी पर सेम अमाउंट में, यानी कि मैग्नीट्यूड में इक्वल फोर्स एग्जर्ट करती है लेकिन डायरेक्शन में अपोजिट होती हैं। तो इन केस ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ईच बॉडी विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑन इटसेल्फ। जब दो बॉडी आपस में टकराती हैं तो हर बॉडी को एक फोर्स अपने ऊपर फील होती है। ठीक है, जो इक्वल होती है, इक्वल टू दैट विच एग्जर्ट ऑन द सेकंड ऑब्जेक्ट। जो पहली बॉडी है उसने दूसरी बॉडी के ऊपर जो फोर्स एग्जर्ट की उतनी ही अमाउंट में उसको वो यानी कि फील होती है, इतनी ही फोर्स उसके ऊपर भी लगती है। दिस एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेज नेवर बैलेंस ईच अदर बिकॉज दे आर एक्टिंग ऑन टू डिफरेंट बॉडीज़। ये MCQs है बहुत अच्छा कि जो एक्शन और रिएक्शन होती हैं फोर्सेस ये एक दूसरे को यानी कि बैलेंस नहीं करती कभी, क्योंकि ये दो डिफरेंट बॉडी पर एक्ट करती हैं। अगर एक ही बॉडी पर एक्ट हो रही हो तो फिर तो बैलेंस हो सकती है, लेकिन ये दो डिफरेंट बॉडी पर एक्ट हो रही होती हैं, ये कभी भी एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर सकती। ठीक है, ये था
थर्ड लॉ ऑफ मोशन। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। वॉकिंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है, जब हम ग्राउंड पर चलते हैं, ठीक है, तो हम ग्राउंड पर फोर्स एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। एज अ रिज़ल्ट जो ग्राउंड होते हैं वो हम पर भी एक रिएक्शन फोर्स ज़रूर एग्जर्ट करते हैं, ठीक है। फायरिंग ऑफ बुलेट, जब हम किसी बुलेट को पिस्टल से फायर करते हैं तो वो हमारा एक्शन होता है, लेकिन रिएक्शन में क्या होता है कि बुलेट आल्सो एग्जर्ट फोर्स ऑन पिस्टल, ठीक है। जो बुलेट होती है वो ज़रूर जो पिस्टल है उस पर भी फोर्स एग्जर्ट करती है, तो वो रिएक्शन फोर्स होती है, ठीक है। लॉन्चिंग ऑफ रॉकेट, जब रॉकेट लॉन्च किया जाता है तो तब भी एक्शन और रिएक्शन फोर्सेस ज़रूर लगती हैं। और ये जो एग्जांपल हैं और द की एग्जांपल्स ऑफ द थर्ड लॉ ऑफ मोशन, ये कुछ एग्जांपल हैं थर्ड लॉ ऑफ मोशन की। तो स्टूडेंट ये था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो या क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो, ये लेक्चर पसंद आया हो तो इसको ज़रूर लाइक करें और कमेंट भी करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। तो अल्लाह हाफिज़।